On the other side of the spectrum are liabilities. That's what a business owns as a result of receiving goods or services or borrowing money from organizations or people. And then there's equity, the owner's claim to the assets of the business after you deduct liabilities. Revenue. That's cash, right? Yes, sooner or later. Basically, revenues are assets a company receives for delivering goods or services. And finally, expense. Expenses are incurred when you use up or pay out assets in order to generate revenues. अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको जो है वो लायबिलिटी के और कैपिटल के और रेवेन्यू के और एक्सपेंसेस के इन चारों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कराएंगे। इसमें तवज्जो रखिएगा आप। लायबिलिटी को डिफाइन करते हुए भी यहाँ पे भी मिसकॉन्सेप्शन पाया जाता है और अफसोस होता है कि जब लायबिलिटी को डिफाइन किया जाता है तो कहा जाता है कि लायबिलिटी कर्जा है या लायबिलिटी वाजिबुल अदा है या लायबिलिटी कोई जिम्मेवारी है। Liability can never be defined by saying these type of words कर्जा और वाजिबुल अदा और पेबल। सिंपली आप लायबिलिटी को डिफाइन करते हुए क्या बोलेंगे कि लायबिलिटीज आर द आउटसाइडर्स क्लेम अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी और आउटसाइडर्स क्लेम इन एसेट्स। या लायबिलिटी को डिफाइन करते हुए आप क्या बोलेंगे कि रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड बाय आउटसाइडर। अब अगर किसी कंपनी के पास जो एसेट्स है वो 1 मिलियन के हैं और आपका कैपिटल जो है वो 0.7 मिलियन का है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके एसेट्स जो है वो आपकी इक्विटी से एक्सीड कर रहे हैं 0.3 मिलियन से। तो लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस ऑनर्स इक्विटी। तो जब आप 1 मिलियन में से 0.7 मिलियन को डिडक्ट करेंगे यू कैन फाइंड आउट द लायबिलिटी बाय 0.3 मिलियन। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 मिलियन के एसेट्स हैं उसमें 0.7 मिलियन के जो एसेट्स हैं वो ऑनर ने सप्लाई करें। रेस्ट अमाउंट 0.3 मिलियन जो है ये वो रिसोर्सेज है कंपनी के, वो एसेट्स हैं जो कि आउटसाइडर्स ने सप्लाई करे। और जब आउटसाइडर सप्लाई कर रहा है तो इन रिसोर्सेज के ऊपर आउटसाइडर्स का क्लेम होगा या आउटसाइडर्स का राइट होगा। तो लायबिलिटी सिंपली इज व्हाट आउटसाइडर्स क्लेम इन एसेट्स। एसेट्स में जो आउटसाइडर का राइट होता है वो लायबिलिटी होती है। लायबिलिटीज को और आप डेट्स भी कह सकते हैं, लायबिलिटीज को और आप ऑब्लिगेशन भी कह सकते हैं। दीज आर द एसेट्स और रिसोर्सेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द आउटसाइडर एंड द एग्जांपल्स ऑफ द लायबिलिटीज आर द अकाउंट्स पेबल, नोट पेबल, बैंक लोन एटसेट्रा। ऑनर्स इक्विटी कहिए या कैपिटल कहिए, मैंने आपसे कहा है अपने साथ रजिस्टर रखा करें और अब आप उस रजिस्टर पर नोट कर लें अपने पास कि ऑनर्स इक्विटी को और आप कैपिटल भी कह सकते हैं, प्रोप्राइटरशिप भी कह सकते हैं, नेट वर्थ भी कह सकते हैं और नेट एसेट्स भी कह सकते हैं। सिंपली जब लायबिलिटी आउटसाइडर का क्लेम है एसेट्स में तो ऑनर्स इक्विटी क्या होगी कि ऑनरशिप क्लेम ऑन टोटल एसेट्स। या तो आप इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि कैपिटल क्या है या ऑनर्स इक्विटी क्या है कि वो रिसोर्सेस वो एसेट्स जो ऑनर ने सप्लाई करें। अब जब ऑनर जो सप्लाई करेगा उन एसेट्स के ऊपर ऑनर्स का राइट होगा। और यू कैन से टू डिफाइन द ऑनर इक्विटी रेफर टू एज रेसिडुअल इक्विटी। जैसे एसेट्स हैं वो 1 मिलियन के थे मेरी एग्जांपल में, तो उसमें लायबिलिटीज 0.3 मिलियन थी। तो अगर आप ऑनर इक्विटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप एसेट में से लायबिलिटी को लेस करेंगे। जब 1 मिलियन में से आप 0.3 मिलियन को लेस करेंगे तो जो रेसिडुअल इक्विटी आएगी दैट इज 0.7 मिलियन, वो आपका ऑनर्स इक्विटी होगी या कैपिटल होगी या प्रोप्राइटरशिप होगी। इन्वेस्टमेंट जो होती है, जो ऑनर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस में या जो आप रेवेन्यूज अर्न करते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट या आपकी ऑनर्स जो ऑनर्स ने इन्वेस्टमेंट की है या जो आपने रेवेन्यू अर्न की है वो आपकी ऑनर्स इक्विटी में इजाफा करते हैं, उससे आपका कैपिटल बढ़ जाता है। जो आप ऑनर ड्राइंग्स करता है या जो आपके बिजनेस में एक्सपेंसेस इनकर करते हैं, ये दोनों ड्राइंग्स और एक्सपेंसेस आपकी ऑनर इक्विटी को डिक्रीज करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बाय ऑनर्स, रेवेन्यू इंक्रीजेस ऑनर्स इक्विटी, ड्राइंग्स एंड एक्सपेंसेस डिक्रीजेस ऑनर्स इक्विटी। अब ये टर्म आ चुकी है रेवेन्यू की, तो हम रेवेन्यू को फोकस करते हैं, रेवेन्यूज को डिफाइन करते हैं। रेवेन्यू रिजल्ट
from business activities entered into for the purpose of the earning income, or you can say simply कि revenue, स्टूडेंट इस डेफिनेशन को नोट करिएगा कि revenue is the price of goods and services sold. जिस प्राइस पे आप अपने गुड्स को और अपने सर्विसेज को सेल करते हैं, उस प्राइस को जो है वो हम रेवेन्यू बोलते हैं या इनकम बोलते हैं. इसकी जो कॉमन सोर्सेज हैं रेवेन्यूज के, सेल ऑफ मर्चेंडाइज है, ये ट्रेडिंग बिजनेस का टाइटल है या ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का टाइटल है. आप मर्चेंडाइज को सेल करें या आप फिनिश गुड्स को सेल करें, तो रेवेन्यूज उसमें रिकॉर्ड होती है, वो अंडर द टाइटल एंड हेड ऑफ सेल्स रिकॉर्ड होती है. बाकी फीस, सर्विस इनकम, कमीशन इनकम, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड, रॉयल्टीज, रेंट, ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द अकाउंट टाइटल ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द सर्विस कंसर्न्स. एक टर्म आपने और पढ़ी थी भी एक्सपेंसेस की. अगेन सर मिसकॉन्सेप्शंस यहाँ पे भी पाए जाते हैं. जैसे रेवेन्यू को डिफाइन करते हुए आमदनी कहा जाता है, इसी तरीके से एक्सपेंसेस को डिफाइन कैसे किया जाता है, चुटकी बजाते ही एक्सपेंस डिफाइन होता है. यानी एक्सपेंस क्या होता है, इट इज द खर्चा ऑफ द बिजनेस, अखराजात ऑफ द बिजनेस. फिर वही बात आ गई डियर स्टूडेंट्स कि एक्सपेंस जो है वो एक इंग्लिश टर्म है और खर्चा या अखराजात उसकी उर्दू इस्तिलाह है. मैं फिर वो जगह कहता हूं कि आप कहां रहते हैं, लारी अड्डे के आगे, लारी अड्डा कहां है आपके घर के आगे, दोनों कहां हैं आमने सामने, घर का एड्रेस नहीं मिलता. तो किसी भी इंग्लिश टर्म को डिफाइन करने के लिए उसकी उर्दू इस्तेमाल नहीं की जाती. सिंपली आप एक्सपेंस को डिफाइन कैसे करेंगे, एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट ऑफ एसेट्स कंज्यूम्ड और सर्विसेज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू. यानी कि रेवेन्यू अर्न करने के प्रोसेस में आप अपने कुछ एसेट्स को या गुड्स को यूज करते हैं या सर्विसेज को यूज करते हैं. जैसे सप्लाईज यूज हो रही है, मशीन, फर्नीचर, इक्विपमेंट, बिल्डिंग की सर्विसेज यूज हो रही हैं, एम्प्लॉइज की सर्विसेज यूज हो रही हैं. तो आप या तो गुड्स को यूज करेंगे या सर्विसेज को यूज करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द रेवेन्यू. और लिहाजा जो सर्विसेज यूज हुई, जो गुड्स यूज हुई, उनकी कॉस्ट क्या थी, दैट कॉस्ट विल बिकम द एक्सपेंस. द कॉमन एक्सपेंसेस आर salaries are paid to the employees, rent is paid to the owner of the building, either the landlord or the landlady. The taxes are paid to the government of Pakistan or any country, and the utilities are paid to the companies who are providing us utilities. Conceptual studies ही आपको मल्टीनेशनल कंपनी तक पहुंचाएंगी. यही वो वजह है कि हर कोई कंपनी का CEO या CFO या कंपनी का सेक्रेटरी नहीं बन पाता, क्योंकि वो रट्टे लगा के, इनके रट के जो है वो अपने एग्जाम को क्वालिफाई करता है. तो स्टूडेंट प्लीज मैं आपको इंड्यूस कर रहा हूं कॉन्सेप्चुअल स्टडीज की जानिब. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.